नमस्कार, मैं हूं अनिलेश कुमार। आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। आज भूगर्भ जल दिवस यानी अंडरग्राउंड वाटर डे है। जमीन के नीचे पानी का स्तर राजनीतिक बयानबाजी की तरह लगातार गिरता ही जा रहा है। पानी को बचाने की मुहिम गरीबी हटाओ के नारे की तरह है। देश के किसी भी कोने में चले जाइए, सरकार किसी की भी हो, गरीब भी मिलेंगे और पानी की किल्लत भी मिलेगी। अभाव पानी का साथ पूरी तरह से देने में लगा हुआ है। हालात यह है कि नाम बड़े और दर्शन छोटे की तरह शहर बड़े पर पानी के लिए हाहाकार करते हर जगह नजर आते हैं। विकास करने की प्यास इतनी बढ़ चुकी है कि बड़ी बड़ी इमारतें हवा में दिख रही हैं, पर उनमें रहने वाले जमीन के नीचे जीवन ढूंढ नहीं पा रहे हैं। पहली बार दिल्ली जाने का मेरा अनुभव भी यही था कि पढ़ाई के लिए अच्छे संस्थान जरूर थे, पर ठीक से रहा कर आप कोचिंग नहीं जा सकते हैं दिल्ली में। दिल्ली में आम आदमी पार्टी भी पानी के मामले में लोगों को संतुष्ट नहीं कर पा रही है। समझ नहीं आ रहा है कि दल का नाम आम आदमी पार्टी है या दल का मकसद आम आदमी को आम आदमी ही बनाए रखना है। वैसे सर्वे करवा कर देखिए, इस देश में कोई भी आदमी आम आदमी नहीं बने रहना चाहता। महानगरों की एक स्थिति यह है कि वृद्धा पेंशन की तरह काफी इंतजार के बाद सरकारी सप्लाई के माध्यम से पानी की कुछ बूंदें आप तक पहुंचती हैं। पानी की कमी होने के पीछे का तर्क हर जगह अपनी अपने हिसाब से है। इसमें कलयुग का प्रभाव से लेकर अमेरिका की साजिश बताने वालों की भी कोई कमी नहीं है। पटना और रांची भी क्योंकि बड़े शहर बनना चाहते हैं, इसलिए पानी की कमी के रास्ते पर दोनों शहर निकल चुके हैं। कई बार लगता है कि प्राकृतिक चीजों का अभाव शहर होने का सर्टिफिकेट है, इसलिए इस पर कुछ तथ्य आपको जरूर बताएंगे। बाकी अभी तक किसी ने नहीं कहा है कि पानी की कमी के लिए भी मीडिया जिम्मेदार है। थोड़ी राजनीति की बात भी कर लेते हैं। लालू जी ने कहा है कि जिस तरह भगवान शंकर जहर पीकर महान बन गए, उसी तरह वो भी जहर पीना चाहते हैं। मतलब लालू बिहार के विकास के लिए जहर पीना चाहते हैं या महान बनने के लिए जहर पीना चाहते हैं, ये समझ में नहीं आया। वैसे आजकल जमाना तरक्की कर रहा है, हो सकता है कोई 2 in 1 टाइप का जहर होगा। पता चलेगा तो आपको भी जरूर बताएंगे। डीएनए में सबसे पहले बात करेंगे हम आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के स्टेटमेंट्स का। आज हम उनके बयानों का डीएनए टेस्ट करेंगे। उन्होंने जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में कई सवालों के जवाब दिए। उनमें से हम 3 बयान आज आपको सुनाएंगे और उसके मायने बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल लालू प्रसाद यादव से पूछा गया था कि गठबंधन के बाद वो क्यों कह रहे हैं कि जहर पीने को वो तैयार हैं, इसके मायने क्या है। पहले वो जवाब सुनाएंगे, उसके बाद चर्चा करेंगे। जहर पीने की आपने बात की, सारे तरह का जहर पीने को तैयार, इसका क्या मतलब निकला? जहर किसी तरह का जहर रहेगा, अब रास्ता में जो नुकसान करने वाला हो तो उसको हम पी जाएगा। गरल पान, भोला शंकर महादेव, हम लोग के महान देवता, अभी 20 पान कर गए, 20 पान कर गए तो महान बने। हम इस देश को बचाने के लिए हर तरह का कुर्बानी, कम्युनल एंड फोर्सेस को जो बोल रहा है इधर क्या बोल रहा है साक्षी से बोलवाता। लालू यादव का ये बयान लगातार चर्चा में। सवाल बहुत सीधा है, क्या लालू नीतीश कुमार के साथ चलने की तुलना जहर पीने से कर रहे हैं? 2 बातें हो सकती हैं, या तो ऐसा है या तो ऐसा नहीं है। अब इस पर चर्चा करने से लालू जी कहेंगे कि कोई काम नहीं मीडिया वालों को, इसलिए बयान की बार बार चर्चा कर रहे हैं। पर लोग ये जानना चाहेंगे, अगर गठबंधन का उद्देश्य बिहार का विकास है, तो फिर साथ चलने में ऐसा क्या है कि उनके लिए जहर पीने जैसी नौबत है? दरअसल इसका जवाब मिलता है बिहार के राजनीतिक हालात में। बिहार में लालू प्रसाद यादव सत्ता से बाहर हैं, चुनाव लड़ नहीं सकते हैं, और पिछले 10 साल को देखें तो लालू यादव का हर बयान बिहार की सत्ता में वापसी और नीतीश कुमार पर आरोप लगाते बीते हैं। अब जब साथ हैं तो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका करने की कोशिश में लगे हैं। लाजमी भी है, हर दल आगे बढ़ना चाहता है, कुछ गलत भी नहीं है। पर यहीं से कुछ अहम सवाल भी उठ रहे हैं। पहला सवाल यह है कि क्या आरजेडी के अंदर से मतभेद के स्वर उभर रहे हैं, जिसे शांत करने के लिए लालू प्रसाद यादव ऐसे त्याग वाले बयान दे रहे हैं या जहर पीने की बात कह रहे हैं? दूसरा सवाल यह है, क्या नीतीश कुमार के नाम पर सहमति बनाने के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि लालू अब खुलकर यह कहने को मजबूर हो गए कि जहर पी रहे हैं? क्योंकि नीतीश कुमार के नाम की घोषणा के पहले लालू ऐसा कुछ भी नहीं कह रहे थे। याद कीजिए, सवाल जब भी पूछा गया सीएम को लेकर, उन्होंने कहा जनता तय करेगी, और नीतीश नेता होंगे ऐसे बयानों पर उन्होंने सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने जैसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया था। इसलिए लालू यादव का यह बयान उनके कार्यकर्ताओं के बीच अच्छा संदेश न लेकर जाए तो बहुत आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन सवाल है कि लालू भी बोल रहे होंगे तो कुछ सोच समझ कर बोला होगा। दूसरी बात देखिए, कांग्रेस और आरजेडी के संबंध राजनीति के समंदर में लगातार हिचकोले खाते रहे। पिछली बार जब चुनाव हुए, यानी विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस और आरजेडी अलग थे। दोनों को लगा कि साथ रहेंगे तो नुकसान होगा। लोकसभा चुनाव में देखिए क्या हुआ।
लोकसभा चुनाव के बाद भी कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि लालू के साथ जाने से नुकसान हुआ। प्रेमचंद मिश्रा साहब का बयान था। पर अब जब लालू यादव से कांग्रेस को लेकर सवाल पूछा जा रहा है तो उन्होंने क्या कहा, सुनाएंगे। उनका बुरा टाइम भी आ गया है तो हम साथ हैं। क्या गठबंधन में कांग्रेस साथ रहेगी? अब गठबंधन में बात तो हो ही रही है ना हम लोगों की। अब कांग्रेस पार्टी का हम नहीं प्रवक्ता हैं, अब ये बात का उत्तर तो ले देंगे। हमको कोई नफरत नहीं है। कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ेंगे, पर अगर हम पूरे बयान को देखें तो उन्होंने यह भी कहा कि मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं। सवाल है कि कांग्रेस के सवाल पर साथ चलने की बात तो है, पर एक रटे हुए बयान से ज्यादा लालू यादव कुछ भी बोलना नहीं चाहते। तो क्या लालू यादव कांग्रेस के साथ जाने को बहुत उत्सुक नहीं है, बहुत एक्साइटेड नहीं है? इस सवाल का जवाब पिछले लोकसभा चुनाव में मिलता है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान जब भी पहुंचे, लालू हर मंच से गायब रहे। न सोनिया गांधी के साथ लालू प्रसाद यादव कहीं एक जगह दिखे, न राहुल गांधी के साथ लालू यादव मंच शेयर करते दिखे। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहते हैं कि राहुल और सोनिया लालू के साथ मंच साझा नहीं करना चाह रहे थे। ये जानबूझकर डेलिबरेटली उठाया गया स्टेप था। इसकी वजह यह है कि लालू प्रसाद यादव पर तमाम तरह के आरोप लगे हुए हैं। यूपीए की सरकार पहले से सवालों के घेरे में रही, केंद्रीय मंत्रियों पर आरोप लगे और आरोप के जवाब देते देते कांग्रेस थकती नजर आई। सबसे अहम बात यह है कि लालू यादव से जब भी सवाल पूछा गया कि सोनिया गांधी और राहुल पटना आ रहे हैं या बिहार आ रहे हैं या दौरे पर जा रहे हैं और आप उनके साथ नजर नहीं आ रहे हैं, तो उन्होंने कभी भी इस बात का जवाब स्पष्टता से नहीं दिया। हमेशा यही कहा कि उनका अपना कार्यक्रम है, मतलब सोनिया जी का अपना कार्यक्रम है, राहुल जी का अपना कार्यक्रम है। तो क्या यह मान लिया जाए कि रिश्तों में आई तलखी आज भी कहीं न कहीं बरकरार है? पर क्योंकि नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ जाने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, इसलिए लालू प्रसाद हामी भर रहे हैं। दरअसल नीतीश ने कांग्रेस की तरफ हाथ बढ़ाकर साफ कर दिया कि कांग्रेस के साथ चलेंगे, इसलिए लालू प्रसाद यादव के पास इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है कि वो कांग्रेस का हाथ थामे रहें और कहें कि उनके साथ। बीजेपी कह रही है कि बिहार का विकास करेंगे, नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि बिहार का विकास करेंगे। मोदी बनाम नीतीश के विकास के नारों के बीच सवाल यह है कि लालू प्रसाद यादव कहां स्टैंड करते हैं। आखिर लालू खुद ही कह रहे हैं द होल वर्ल्ड, द होल इंडिया इज वॉचिंग बिहार, पूरा देश बिहार की तरफ देख रहा है। उनका यह बयान था, स्टेटमेंट था 2 दिन पहले। तो लालू के पास लोगों के बीच दावेदारी के लिए ऐसा क्या है कि लोग उन पर चुनाव में भरोसा करें, क्योंकि उनके कार्यकाल पर सवाल उठते रहे। ये सवाल जब लालू प्रसाद यादव से पूछा गया, बयान क्या था, सुनिए। लालू जी, आप बिहार में रहे, एक परसेप्शन था कि लालू जी की वजह से करप्शन बढ़ा, लालू की वजह से आतंकवाद बढ़ा। क्या माना जाए कि अब सरकार आएगी तो ये सब चीजें खत्म होंगी, ये बदलाव होगा? ये सब बदमाशों का प्रचार था। अभिजात वर्ग का मीडिया, अभिजात वर्ग जो सब भोग कर रहा था बिहार में पहले, अब मंडल कमीशन लगा के जो रोटी जल रही थी उसको जो पलट दिया, स्वर्ग दिया लोगों को, गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को। लालू यादव की राजनीति जिस दौर में चमकी वो मंडल का दौर था। पिछड़ों के लिए वीपी सिंह मंडल की सिफारिशों को लागू कर हीरो बन चुके थे, ये जानते हुए भी कि उनकी सत्ता जा सकती है। और इस घटना ने राजनीति करने वालों को यह संदेश दिया कि पिछड़ों के विकास का नारा उन्हें राजनीति में आगे ले जा सकता है, आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। और लालू इसी वर्ग के सहारे राजनीति में कूद पड़े थे। लालू पिछड़ों के नेता बने, इसमें कोई दो राय नहीं। चुनाव कोई भी हो, 20% के आसपास उनको हमेशा ऐसे वोट मिलते रहे हैं जो उनके साथ खड़े रहे। लालू हारे या लालू जीते, चुनाव में उतरे ना उतरे, उनके साथ हमेशा उनका समर्थक वर्ग रहा है, जो एक खास समीकरण के तहत है जिसकी चर्चा हमेशा आप सुनते रहे। आज जब लालू कह रहे हैं कि उन्होंने पिछड़ों को पहचान दिलाई, तो इसे एक ऐसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं जो विकास के सवाल से टकरा सके। लालू यादव पर बिहार के विकास को पिछले पायदान पर पहुंचाने का आरोप है। उद्योग से लेकर कृषि तक, शिक्षा से लेकर शासन तक, हर क्षेत्र सवालों के घेरे में रहा। ऐसे में जब नीतीश और बीजेपी के बीच विकास बनाम विकास के नारे के साथ मुकाबला होगा, दोनों कहेंगे कि हम विकास करें, हमारे पास मॉडल है, या हो भी रहा है मुकाबला मान लीजिए मोदी और नीतीश कुमार के मॉडल के साथ, तो लालू क्या कर रहे हैं? लालू पुराने समीकरण को जिंदा कर अपना पक्ष मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अहम बात यह है कि जमाना बदल चुका है, वोटर बदल चुके हैं। ऐसे में सामाजिक न्याय का नारा आज कितना प्रासंगिक होगा, इसको लेकर सवाल उठ सकते हैं। मतलब यह है कि सामाजिक न्याय तो चाहिए, पर अब लोग सबके विकास की बात करते हैं। जमींदारी वाला जमाना रहा नहीं। 1990 में हम जी नहीं रहे हैं। गांव की तरफ जो स्थिति थी वो बदल चुकी है, लोग शहर की तरफ निकल रहे हैं।
इसलिए लगता है कि शायद लालू यादव को नए नारे की जरूरत इस चुनाव में पड़ जाए। एक बहुत ही छोटा सा विराम, लौट रहे हैं। बात झारखंड की। आदिवासियों के नाम पर 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग झारखंड राज्य का गठन हुआ। बीते 15 सालों में आदिवासियों के कल्याण के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन स्थिति बदले नहीं बदले, खराब हुई स्थिति। आखिर इसकी वजह क्या है, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। झारखंड में आदिवासी भूमि वापसी से संबंधित 4745 मामले लंबित हैं। 36,492.14 एकड़ भूमि वापस चाह रहे हैं आदिवासी। 2014-15 में 90 लाख की राशि लीगल सहायता के लिए आवंटित। 24 जिलों में से 18 जिलों में 1 रुपया भी नहीं हुआ खर्च। ये वो आंकड़े हैं जिसे झारखंड के कल्याण विभाग ने ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी के सामने पेश किए हैं। झारखंड में सीएनटी और एसपीटी एक्ट के तहत अवैध रूप से ली गई आदिवासियों की जमीन को दोबारा उन्हें वापस दिलाने के लिए सरकार ने फंड मुहैया कराया था, लेकिन जानकारी के अभाव में राज्य के 24 में से 18 जिलों में 1 भी रुपया खर्च नहीं हो पाया। हैरानी वाली बात यह है कि विभागीय मंत्री लुइस मरांडी को इसकी जानकारी भी नहीं थी। इस चीज़ का जानकारी जब हम जैसे लोगों को पहले नहीं था, तो गांव के लोगों को क्या जानकारी है ये सहजता से समझा जा सकता है। और अभी मैं जहां भी जाती हूँ, कार्यक्रमों में जब मैं जाती हूँ, चाहे एसटी हो चाहे एससी हो, इन लोगों को लीगल हेल्प मिलता है, तो मैं पब्लिकली अनाउंस करती हूँ कि कल्याण विभाग के माध्यम से ऐसे ऐसे सहायता मिलता है। निश्चित रूप से आप जिला में उपायुक्त के पास अपना आवेदन लिखिए और वो आपको, चाहे वो 2 तरह की सहायता, एक तो लीगल एड है, दूसरा है कि छोटी अमाउंट जो बीमारी में मिलती है। ये किसी भी चीज़ के लोगों को जानकारी नहीं है, तो ये मैं अपने से प्रचार प्रसार करती हूँ। झारखंड में आदिवासी जमीन का अवैध तरीके से दखल का मामला पिछले कई वर्षों से चला आ रहा है, लेकिन कानूनी सहायता के नाम पर इसके लिए प्रचार प्रसार की कमी पर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। इस सरकार की भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अपील करूंगा कि उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि सूचना के अभाव के कारण किसी भी आदिवासी को एक जन कल्याणकारी योजना का लाभ से वो वंचित रह जाए, यह निश्चित रूप से उन्हें नहीं होने देना चाहिए। और उन्हें पूरा ख्याल रखना चाहिए कि कम से कम सूचना सही समय पर पहुंचे, ताकि लोग उन योजनाओं का लाभ उठा सकें। आदिवासियों के नाम पर बने राज्य का इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है कि आदिवासियों के कल्याण के मद में जारी ज्यादातर पैसा खर्च नहीं हो पाया। ये रिपोर्ट एक आईने की तरह है, जिसमें यह साफ झलक रहा है कि किस तरीके से झारखंड में आदिवासियों के कल्याण और उनके लीगल हेल्प के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति की गई है। कैमरा पर्सन अरुण के साथ मनीष मेहता, जी मीडिया, रांची। झारखंड में आखिर आदिवासियों की ऐसी स्थिति क्यों है, इस पर चर्चा करें उससे पहले आदिवासियों के संबंधित कुछ आंकड़े आपको जरूर बताएंगे। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में आदिवासी कुल जनसंख्या के 26.2% हैं, जिनमें से 31.4% आदिवासी ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। 9.8% शहरी इलाकों में निवास करते हैं। कुछ आंकड़ों का आकलन करें तो झारखंड में ग्रामीण इलाकों में आदिवासियों में गरीबी का प्रतिशत 54.2% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 47.3% है। शहरी इलाकों में देखिए, आदिवासियों में राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी 33.3 के मुकाबले 45.1% है। यानी झारखंड में शहर में जाइए या गांव में जाइए, आदिवासियों के बीच गरीबी बरकरार है। इन आंकड़ों को देखने के बाद साफ पता चलता है कि झारखंड के आदिवासी अत्यंत ही गरीबी की अवस्था में गुजर बसर कर रहे हैं। और ये हालात कब हैं? ये हालात तब हैं जब आदिवासियों के संरक्षण के लिए संविधान में कानून है। राज्य की विधायिका तक में साफ साफ इस बात का उल्लेख है कि उनको कैसे अधिकार देने हैं। संविधान के अनुच्छेद 244(1) में ब्रैकेट में 1 में साफ साफ जिक्र है
कि जिस राज्य में आदिवासी निवास करते हैं वहां एक जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना हो। उसके सदस्यों की संख्या 20 से कम नहीं होगी और उसमें 3/4 सदस्य राज्य के विधानसभा के आदिवासी विधायक होंगे। जनजातीय सलाहकार परिषद को आदिवासियों के कल्याण और प्रगति के मुद्दों पर सलाह देना है। देखिए कैसे कैसे नियम बन जाते हैं और पालन नहीं होता। इसके साथ ही देखिए राज्य में कोई नियम नहीं बनाया जाएगा जब तक कि राज्यपाल जनजातीय सलाहकार परिषद से सलाह मशविरा नहीं करते। यानी इतना स्ट्रॉन्ग कानून बना हुआ है। लेकिन स्थिति भी देखिए आप, पिछले 5 सालों में एमओयू साइन करने में झारखंड देश में 5वें स्थान पर रहा। जो एमओयू हुए उसके लिए 1 लाख एकड़ से ज्यादा आदिवासी जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। लेकिन आपको जानकर यह हैरानी होगी कि बहुत कम बार ही जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठक में औद्योगिक घरानों से समझौतों पर चर्चा हो। रैयती जमीन लेने से आदिवासियों का विस्थापन होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में 65 लाख लोग विस्थापन का दंश झेल रहे हैं, जिनमें से ज्यादातर आदिवासी। यानी स्थिति आपके सामने। झारखंड सरकार ने पंचायत अधिनियम 2001 हड़बड़ी में पारित किया और आदिवासी जनता से कोई सलाह मशविरा नहीं किया, जिसकी वजह से पेशा कानून में ग्राम सभा को जो अधिकार दिए गए हैं वो पंचायत अधिनियम 2001 में नहीं है। झारखंड में आदिवासियों की जमीन के संरक्षण के लिए CNT एक्ट है जानते हैं आप, SPT एक्ट है जानते हैं आप, वन अधिकार अधिनियम 2006 समेत कई कानून लागू। लेकिन इसके बाद भी देखिए झारखंड में आदिवासियों की स्थिति में सुधार नहीं हुए। जो हालात हैं उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि यहाँ आदिवासियों को न्याय पाने का रास्ता फिलहाल नहीं दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। पुरवैया DNA में अब बात करेंगे भूगर्भ जल दिवस की। हम सब जानते हैं जल ही जीवन है, इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। ये जानते हुए भी हम विशेष ध्यान नहीं दे पा रहे। औद्योगिक विकास, खेतों में सिंचाई और पीने के लिए भूगर्भ जल का लगातार दोहन करने, जिसे न सिर्फ ये तेजी से खत्म हो रहा है बल्कि प्रदूषित भी हो रहा है। अंडरग्राउंड वाटर के महत्व और उसके संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक करने के मकसद से हर साल 10 जून को पूरी दुनिया भूगर्भ जल दिवस के रूप में मनाती है। आपको बता दें कि 1 अरब 40 घन किलोलीटर पानी इस धरती पर है, जिसमें से 97.5% पानी समुद्र में है जो खारा है। 1.5% पानी बर्फ के रूप में हमारे आसपास मौजूद है और केवल 1% पानी ही पीने के लायक है पूरी दुनिया में। अब इस 1% पानी का 60% हिस्सा जो है वो खेती और कारखानों में खपत होता है। बाकी का 40% हिस्सा पीने, भोजन, नहाने और साफ सफाई में खर्च होता है। ये सोचिए कितना कम है। ये आंकड़े बताते हैं कि भूगर्भ जल यानी अंडरग्राउंड वाटर जिसे हम पीते हैं वो कितनी कम मात्रा में हमारे आपके आसपास है, और जिस तरह से हम उसका दोहन कर रहे हैं वो हमें और हमारी आने वाली पीढ़ियों को परेशानी में डाल सकता है। अब देखिए झारखंड की स्थिति क्या है। झारखंड में भूगर्भ जल का इतनी तेजी से दोहन हो रहा है कि यहाँ जल स्तर हर साल 10 से 12 मीटर नीचे जा रहा है। यहाँ देखिए 93% ग्रामीण और 75% शहरी आबादी पेयजल के लिए अंडरग्राउंड वाटर पर निर्भर है। सेंसस जनगणना 2011 के मुताबिक झारखंड में महज 12.9% परिवार जल नल का प्रयोग करते हैं। 2% से अधिक आबादी पेयजल के लिए नदी, नालों और कुआं पर आज भी निर्भर है। बिहार की भी लगभग यही स्थिति है। नहर नाले सूखते जाते हैं और हैंडपंप्स की स्थिति गर्मी के मौसम में खराब हो जाती है। सिंचाई के लिए पानी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। सवाल यह है कि जल का संरक्षण नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो कुल मिलाकर पानी की महत्ता क्या है, कितना इंपॉर्टेंट है, ये आप भी जानते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप झंडा लेकर सड़क पर उतर जाएं या बैनर लेकर सड़क पर उतर जाएं और लोगों को जागरूक करें। बस आप इतना कीजिए कि आपसे व्यक्तिगत रूप से जितना हो सकता है इसे बचाएं, क्योंकि इसे बचाकर आप अपना भविष्य ही बचा रहे हैं। आज DNA देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।